बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AS नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ वो एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। कहानी का नाम है आतिश फ़िशां और उसे तहरीर किया है सीमा बिनते आसिम ने। तो आइए शुरू करते हैं। ताबिंदा ने जल्दी जल्दी दाल में भगार लगाया और दूसरी पतीली में कड़कड़ाते गरम मसाले और तेज़ पात में भीगे हुए चावल झोंक कर पानी बढ़ाया। देगची में चमचा हिलाते हुए उसके गुदाज खूबसूरत हाथों की सुर्ख चूड़ियाँ छन छन बज रही थी। करीब खड़ी उसकी 7 साला बेटी अर्शिया ने हसरत से एक नज़र उसे देखा था। उसने ताबिंदा की शादी की तस्वीर देखी थी। 8 साल पहले वो कितनी मनमोहनी कोमल सी हुआ करती थी, मगर अब जैसे तलखी हालात की धूप ने उसका रंगो रूप कुमला दिया था। वजूद पर सरतापा यासियत का बसेरा था। उन्हें नानी के घर आए हुए हफ्ता भर हुआ था और इस हफ्ता भर में अपने घर ना कोई राब्ता ना वास्ता। चंद गलियां छोड़कर उसका ददियाल था जहां उसके पापा थे और आतिश फ़िशां जैसा मिजाज रखने वाली अलमास फूफो जो इस सारे फसाद की जड़ थी। ताबिंदा ने मेके आते ही हमेशा की तरह सारे कामों का बोझ उठा लिया था। वो सुबह से शाम तक जुटी रहती, यहाँ वहाँ से काम ढूंढ ढूंढ कर निकाल लेती, महज अम्मी के इस सवाल से बचने के लिए कि तुम घर कब जाओगी, या ये कि इतने दिन हो गए तनवीर ने मुड़कर खबर भी ना ली। आखिर बात क्या है? अम्मी पर उसकी तलख ज़िंदगी का हर पहलू खूब रोशन था, इसलिए हौलती। मगर ये भी था कि किसी भी वजह को लेकर वो कभी मैके आकर नहीं बैठती थी, ना दुखड़े रोती। शायद इसलिए तनवीर भी उसका फ़ैसला बदल जाने का मुंतज़िर था, जो वो चलते वक्त सुना कर आई थी। उसने अम्मी से लौटने का कोई ज़िक्र किया था और ना ही लौटने का कोई इरादा था। वो पहला दिन था। शाज़िया अम्मी को खाने की ट्रे देने आई तो उसे देखकर मुंह बना के चल दी। फिर वो खुद ही समझ गई कि अब छुट्टी। वो छोटे भाई तबरेज़ की बीवी थी जो घर की ऊपरी मंजिल पर रहता। उसकी ताकीद थी कि अम्मी को खाना वक्त पर दो, मगर जब वो ना होता तो खैर अम्मी उसकी दस्ते नगर भी ना थी। अब्बा उनके लिए बहुत कुछ छोड़ कर गुजरे थे। ताबिंदा आती तो खुद ही अम्मी का चूल्हा चौकी संभाल लेती, वरना सूखे मुंह बैठी रहती। तबरेज़ आता तो रस्मी हाल अहवाल लेकर खट खट सीढ़ियाँ चढ़ जाता, मानो दोनों मियाँ बीवी ने अपनी दुनिया अलग बसा रखी थी। अरसा हुआ था तबरेज़ को घर और घर के मामलात से लाताल्लुकी इख्तियार किए हुए। बड़ा भाई फैमिली समेत दुबई में मुकीम था। छोटी रक्षंदा खाला के घर ब्याह कर इस्लामाबाद गई थी। अम्मी से वो हर मुमकिन दामन बचाती रहती थी, मगर ताबा बात उन पर खुल ही गई। तभी घंटा भर उसे बैठकर समझाया, ज़िंदगी धूप छाँव का नाम है और ये कि वक्त सदा एक सा नहीं रहता। आज नहीं तो कल तनवीर को अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। मगर अम्मी से कुछ भी कहना सुनना बेकार था। उन्होंने कभी उसकी बात ना सुनी थी, ना समझने की कोशिश की थी। ताबिंदा कैसे कहती कि हालात की तंगी और ज़िल्लत में बड़ा फ़र्क होता है। अलमास के मजाज के सबब उसका एक एक पल वहाँ पहाड़ बन के गुज़रता है। इस पर मुस्तज़ाद तनवीर की मुजरिमाना खामोशी। वो 8 सालों से हालात बदलने ही की तो मुंतज़िर थी। यूँ मेके की दहलीज पर आकर बैठना होता तो काहे को दिलद्दर पीटती, मगर अम्मी कहाँ सुनती थी। तनवीर से ताबिंदा की शादी तनवीर की एक तरफ़ा मोहब्बत का शाखसाना थी। तनवीर ने उसे रास्ते में कहीं आते जाते देखा था और फिर रिश्ता लेकर अम्मी के पास आ पहुंचा। तनवीर तालीम याफ्ता, खुश शक्ल, मुहज़्ज़िब ख़ानदानी था। अम्मी को भला और क्या दरकार था? अपनी शादी के लिए अपनी माँ बहन की मुखालफत को वाज़ेह करते हुए उसने बाला ही बाला सारे मामलात तय किए थे। आकर झूठ बोला तो सिर्फ अपनी जॉब के मुतालिक। शायद इस वक्त खुद उसे भी उम्मीद थी कि अच्छी जॉब जल्द या बदेर मिल ही जाएगी। बाद अज़ां उसने अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए ताबिंदा से माफ़ी मांग ली थी। वो ताबिंदा को पाने के लिए कुछ झूठी सच्ची कह गया था तो ये उसकी चाहत ही कहलाई जा सकती थी। मगर बात कहने में सिर्फ ज़ुबान हिलती है, जबकि अमल में सारी ज़िंदगी भी रगड़ी जा सकती है।
तनवीर फितरतन सहल पसंद और शाहाना मिजाज रखने वाला आदमी था। इसका अंदाज़ा ताबिंदा को बहुत जल्द हो गया था। शादी के कुछ ही अरसे बाद वो सास के हुक्म पर ससुराल चले आए थे और तब उसे मालूम हुआ कि तनवीर की शादी के लिए सासो नंद का इख्तलाफ बजा ही था। तनवीर ने कभी एक धेला कमाकर माँ के हाथ पर ना रखा था। सारा घर अलमास की कमाई पर चलता था, जो अपनी मजबूत पोजीशन की वजह से घर भर पर हावी थी। जब तक सास जिंदा रहीं उन्होंने मामलात संभाले रखे। अलमास की तनख्वाह भी उन्हीं के हाथ में आती थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुतीरी कोशिश की कि किसी तरह अलमास ठिकाने लग जाए, मगर उसके मिजाज बहुत ऊंचे थे। खैर से बैंक में अफसर थी। किसी रंडवे दुहाजू के लिए आमादा भी हो जाती तो कम अज़ कम तालीम याफ्ता बाहैसियत तो होता। मगर अलमास जैसी निचले तबके की ढलती उम्र कबूल सूरत लड़की को ब्याहने कोई आला ग्रेटेड अफसर तो आने से रहा। सो उनकी कोशिशें रायगा गईं। तनवीर आला जॉब या किसी कारोबार के ख्वाब देखता तो ये ख्वाब भी पूरे होते ना नज़र आते। उसके मुकद्दर में लहू के हज़ार घूंट थे। जो बीते 8 साल गुजरे थे कि सास ने दहलीज पर कदम रखते ही उसके कानों में ये बात फूंक दी थी कि उसे सिर्फ शुक्र के साथ वक्त गुजारना है। वो ख़ुद तो खासी बेज़रर सी थीं। जब तक हयात रहीं उन पर अब्रे करम बनकर छाई रहीं। उसने भी हमेशा सब्र व शुक्र को अपना ओढ़ना बिछोना बनाए रखा था। उनकी ज़िंदगी में आटे दाल का भाव मालूम भी ना हुआ था। शायद ज़िंदगी इसी खामोश समझौते की नज़र हो जाती अगर जो अलमास का चीखता चिल्लाता वजूद ना होता। तनवीर उसी रफ्तार बेढंगी पर कायम था। उन्होंने अलमास समेत सब कुछ संभाल रखा था, मगर सास के गुज़रने के बाद तो जैसे हाकमियत ही अलमास के तसर्रुफ़ में आ गई थी और पल पल उसे कचूके देना उसका चलन ठहरा। माँ के गुज़रने के बाद तो वो सब उसके लिए बोझ बन गए थे। वो हर आए गए के सामने रोना लेकर बैठ जाती। तनवीर को बुरा भला कहती, ताबिंदा में कीड़े निकालती, बच्चियों की झूठी सच्ची शिकायतें वो भी अलल ऐलान। गो के घर का निज़ाम उसने सास की ज़िंदगी में भी संभाल रखा था। वो भी जब तक ज़िंदा रहीं हालात मामूल पर रहे। औलन ही उन्होंने ताबिंदा के कानों में ये बात फूंक दी थी कि अगर आफ़ियत दरकार है तो अलमास के सामने उफ़ नहीं करनी, वरना तुम नहीं या ये नहीं। ताबिंदा आज भी इस हदायत पर कारबंद थी, मगर अलमास की लुगत में तसल्ली का लफ्ज़ दर्ज ही नहीं था। वो सफाई की रस्सियाँ थी। तातील के दिन उसका सारा वक्त सफाई धुलाई झाड़ पूंज में गुजरता। ऐसे में बच्चियों की मामूली सी कोताही भी उसे आग बबूला कर जाती थी। फितरतन खामोशी और तन्हाई पसंद थी। इसी हिसाब से हदबंदियाँ थी। टीवी मत चलाओ, अंधेरा रखो, ये वो। ताबिंदा हर मुमकिन एहतियात बरतती, मगर बच्चे फिर बच्चे होते हैं। भूले से भी उसके कमरे तक आ जाते तो पोनी पकड़कर बाहर निकाल देती। घर की हर चीज़ पर उसका कब्ज़ा था और ये एहसान कि उसकी मलकियत है। तनवीर कुछ हाथ लगता तो कर लेता, नहीं तो ना सही। उसे फ़िक्र भी ना थी। रोटी तो चल ही रही थी और इस रोटी की कीमत कितनी भारी चुकानी पड़ती थी, ये कोई ताबिंदा के दिल से पूछता। अलमास का पारा हमा वक्त आसमान पर रहता था। किचन में जाती तो बर्तन उठा उठा के पटकती। हर वक्त दर पर्दा उसे सुनाती रहती थी। तंज, मलामत, ताने। उसे अपने ओहदे का गरूर, कमाई का जोम था। टीप टाप से रहती, शाहाना ज़िंदगी गुजारती। ऑफिस की गाड़ी में ठुस्से से बैठकर जाती। बच्चियां तरसती तो वालदैन की तंगदस्ती, दस्तनगर होने के ताने। तनवीर कहता कि वो शुरू ही से ऐसी है, जिसकी जान को आ जाए उसका खून पी जाती है। गोया इस मामले में वो खुद कहीं कसूरवार ही ना था। उसे उन सब का हंसना बोलना तक नागवार गुजरता था। तनवीर अपनी फैमिली में खुश रहता था, मगर उसका अपना एहसास कमतरी औद कराता, या ये खलिश सर उठाती कि ये वही तनवीर था जिसकी नाअहली के सबब उसने अब तक घर भर का बार उठाए रखा और जिसने शादी का फ़ैसला इन माँ बेटी को परे फेंक कर किया था। वो जैसे सरतापाग बन जाती। ताबिंदा कहाँ तक सुनती। उसने अपनी सिलाई मशीन झाड़ पूंछ कर निकाल ली। चंद बच्चे ट्यूशन पर लगा लिए। अर्शिया फारिया के साथ पढ़ा देती, मगर उससे इतना ही होता कि रोज़मर्रा का खर्च निकल आता। घर के बिलों की अदायगी, राशन
روزمرہ کی سبزی ترکاری دودھ والے کا بل یہ وہ تنخواہ پر مہینہ بھر کے لیے فریج بھر دیتی۔ تابندہ بچتی تو کہاں تک بچتی، گھر میں ہر چیز الماس کی لائی ہوئی تھی، اور اگر وہ کچھ لاتی تو ایک نیا فساد کھڑا ہو جاتا۔ ممکن ہے وہ چڑ کر بقیہ چیزوں پر پابندی لگا دیتی، اس کی زندگی اور تنگ کر دیتی، طنز و ملامت کے ڈونگرے برسا برسا کر۔ الماس تو جیسی تھی سو تھی، تنویر بھی چپ چاپ سنتا رہتا۔ بات گھوم کر پھر وہی تنویر کی کم حیثیتی پر آن رکتی تھی، اور بات اگر خود تک رہتی تب بھی گوارا تھا، مگر اب بچیوں پر منفی اثرات پڑ رہے تھے۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہونے لگی تھیں۔ وہ اسی چخ چخ سے بچنے کے لیے ہفتے کی شام میکے آ جاتی اور اتوار کی رات کو جاتی، مگر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کوئی کب تک بچ سکتا ہے، ٹکراؤ ہو ہی جاتا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اپنے ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں بیڈ پر ٹانگیں پھیلائے مزے سے ٹی وی دیکھتے ہوئے چاکلیٹ کھا رہی تھی، جب فاریہ پہنچ گئی۔ وہ بچی ہی تو تھی، سو اس کی نظر ٹک گئی۔ ہاں کھا لو، تمہیں بھلا کہاں نصیب ہوں گی امپورٹڈ چاکلیٹ، اس نے تلخی سے کہتے ہوئے چاکلیٹ تقریباً فاریہ کے منہ میں ٹھونس ہی دی تھی۔ فاریہ روتی ہوئی لوٹی تھی۔ تابندہ کے دل کو ٹھیس لگی تھی۔ وہ اور تنویر چپ سے رہتے تھے، مگر بچیاں، اور اب اس نے ٹھان لی تھی کہ یہ ذلت و اذیت بھری زندگی اس کی بچیوں کا نصیب نہیں بنے گی۔ وہ محتاج ہے نااہل، اسے خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر نئی زندگی کی شروعات کرنی ہے۔ اب صبح امی سودا سلف لینے نکلی تو اس نے بستر سمیٹ کر جلدی جلدی صفائی ستھرائی کی اور کچن کا کام نپٹایا۔ کچھ کپڑے دھلنے کو پڑے تھے، واشنگ مشین میں گھما کر نتھارے اور رسیوں پر پھیلانے کے بعد تخت پر سلائی مشین رکھ کر جھاڑ پونچھ کے بعد تیل ڈالا۔ نوکری اتنی جلدی تو ملنے سے رہی، تب تک کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ مما، عرشیہ اس کے سامنے کھڑی تھی، ہم گھر کب جائیں گے؟ وہ ایک حساس و ذمہ دار بچی تھی، اس کی پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر تابندہ نے اسے نچلے درجے کے اسکول میں داخلہ دلوایا تھا۔ ارادہ تھا کہ آمدنی کی سبیل بنتے ہی سب سے پہلے عرشیہ کو بہتر اسکول میں بٹھانا ہے۔ تابندہ نے کھینچ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا، پھر اس کا سر سینے سے لگا کر پوچھا، عرشی بیٹا، اگر ہمیں ہمیشہ نانی کے گھر رہنا پڑے تو رہ لو گی؟ مگر کیوں مما؟ اس نے کچھ دیر سوچ کر پوچھا۔ بیٹا، حالات بدلنے کے لیے انسان کو کبھی کبھی جگہ بدلنا پڑتی ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑنا یا کبھی کسی کو اپنانا پڑتا ہے۔ ماما جاب کریں گی تو ہماری مشکلات دور ہوں گی، ہم بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ آپ کو ماما کا ساتھ دینا ہوگا، دو گی نا؟ وہ ایک بار پھر سوچ میں پڑ گئی تھی، پھر کہا، مجھے بس اپنی ماما کے ساتھ رہنا ہے۔ عرشیہ نے اس معصومیت سے کہا تھا کہ تابندہ کو اس پر ڈھیروں ڈھیر پیار آ گیا تھا۔ اسے بازوؤں میں بھینچ کر چٹا چٹ پیار کیا تو آنکھوں کے گوشے خود بخود بھیگنے لگے تھے۔ تابندہ کی ذات سے امی کو سو سکھ تھے، تب بھی وہ اسے بٹھا کے نہیں رکھ سکتی تھیں۔ شاید وہ اس کی خاموشی کے عقب میں چھپے مفہوم کو جانچ گئی تھیں، اور معاملہ اندرونی ہو کہ بیرونی وہ بے بس ہوتی تو پہلی پکار عادل کو پڑتی۔ عادل بھی ایک ہی آواز پر لبیک کہتا، بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوتا۔ اس بار بھی یہی ہوا۔ اسی شام عادل آیا تھا۔ گھنٹہ بھر امی سے خسر پھسر چلی۔ تابندہ اپنے کمرے میں اندھیرا کیے فاریہ کو فیڈر پلانے کے بعد عرشیہ کو تھپکیاں دے رہی تھی۔ عادل اس کا کزن ہی نہیں، اس کا پرستار بھی تھا، اور اس سے شادی کا خواہش مند بھی، مگر تابندہ نے انکار کر دیا۔ ہمیشہ سے عادل کا اس گھر میں عمل دخل تھا، وہ ساتھ کھیل کود کر پلے بڑے تھے، مگر اس نے عادل کے لیے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا، خصوصاً گھر میں اس کے عمل دخل کے سبب۔ اب شادی کی صورت میں دنیا کی زبانیں کھل سکتی تھیں، اور اسے اپنا کردار اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ پھر عادل نے بھی کہا تھا کہ زبردستی کسی کو خود سے باندھ لینا محبت نہیں ہے، ہم اگر کسی کا ساتھ مانگے تو اس کا پیار بھی میسر ہو، کیونکہ کسی کو پا لینا محبت کی جیت نہیں، بلکہ کسی کو اپنا بنا لینا محبت کی جیت ہے۔ مگر وہ آج بھی اپنی محبت پر قائم تھا۔ امی کا خیال تھا کہ وہ عادل کی بات مانتی ہے، وہ اس کا خیال بھی اتنا ہی رکھتا تھا، ہمیشہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا۔ یہ اس کی محبت کی راستی نہیں تو اور کیا کہلاتی کہ وہ آج بھی تنہا تھا۔
उस तक आने से पहले उसने अपने मखसूस अंदाज में दरवाज़ा बजाया था और फिर दीवार से लगे स्विच बोर्ड के बटन को खट से ऑन किया तो सारे कमरे में रोशनी फैल गई। ताबिंदा लब बेंचे अर्शिया को थपकती रही और आदिल उसके सामने बैठकर ता देर अफसोस भरी नज़रों से यूं तकता रहा जैसे ताबिंदा से उसे इस अमल की तवक्को ना हो। मुझे पता है तुम्हें अम्मी ने बुलवाया है कि मुझे समझा बुझा के मेरे दिमाग में घुसा खुन्नास निकालो, ताबिंदा को कहना पड़ा। अगर ऐसा है भी तो क्या हर्ज है, वो तुम्हारा बुरा तो नहीं सोचती। उन्होंने अब तक मेरा भला ही तो चाहा है। उसकी आवाज़ गंभीर हो गई। क्या तुम जैसी समझदार और हौसलामंद लड़की को ये बताना पड़ेगा कि नसीब से टकराना हमाकत है? नसीब? इंसान अपनी ख़ताओं को नसीब के खाते में रखकर किस आसानी से हाथ झाड़ लेता है। तुम फुफ्फो के लिए इतनी तलख क्यों हो जाती हो? वो माँ है तुम्हारी और माँ होने के बावजूद उन्होंने हमेशा मेरे साथ नाइंसाफ़ी रखी है। उसके अंदर किसी पुराने सिसकते आज़ार ने सर उठाया था। अब जो वक्त गुज़र गया उसकी लकीर पीटने से क्या हासिल? अगर आज पर नज़र रखो तो मेरा आज भी अम्मी की बेपरवाही के सबब बर्बाद है। तनवीर की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन्होंने आओ देखा ना ताओ यूँ मुझे ब्याहने पर तुल गईं जैसे मैं रोटियां ज़्यादा खाती थी। उसने जो झूठे सच्चे आसरे पकड़ा दिए उन पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया, ये भी ना सोचा कि मुझ पर क्या गुजरेगी। अब अगर आदिल ये जताता कि वक्त ही ऐसा चल रहा है कि लड़कियों की शादी के मामले में समझौता करना ही पड़ता है और ये कि फूफो ने मात अपनी सादगी से खाई थी, वही नसीब की खोटी निकली, वरना उन्होंने उसका बुरा तो ना चाहा था, तो ताबिंदा यकीनन चिढ़ जाती और आदिल उसके एहसासात की बहुत परवाह करता था। सो यही कह सका, रास्ते की कठिनाइयों से हार कर मंजिल छोड़ देने से बेहतर है कि कठिनाइयों को सहल करने की तदबीर करो। तुम उसे नहीं जानते, वो औरत नहीं आतिश फिशा है और इस एक औरत ने घर भर में हशर ढा रखा है। आँख खुलते ही उस मनहूस की सुबह हो जाती है। आते जाते तंज मुलामत ताने उठा पटख दस्त नगर होने का अजाब इसकी ज़िल्लत है। इस पर तनवीर की खामोशी और बेकारी, मैं कम अज़ कम उसकी तरह ये ज़िल्लत नहीं सह सकती। तुम ठीक कहती हो, ज़िल्लत भला किसे गवारा होती है। वैसे वो जॉब करती है तो घर में रहती कितने घंटे होगी। तुम उसे भुगतो तो तुम्हें पता चले कि उसे पल भर भी झेलना किसी अजाब से कम नहीं है। वो एक एक चीज़ की चौकसी करती है, हर चीज़ में ताला ठोक के जाती है जैसे हम चोर हैं। बच्चों से कुरेद कुरेद कर दिन भर की रुदात पूछती है ताकि कीड़े चुनकर मुझे बेइज्जत कर सके। साफ सीधी बात है कि उसे हम सबसे पुरखाश है बस, और तुम हार कर मैदान छोड़ दोगी। वो लड़की है, उसके बहाने तक ही सब्र कर लो। अब क्या ब्याहेगी, आधा चूंडा तो घर बैठे ही सफ़ेद हो गया। ऐसा मत कहो, जोड़ तो अल्लाह ने सबका बनाया है और शादी का एक वक्त मुकर्रर होता है। अगर उसके गारत होने की 1% भी उम्मीद होती तो मुझे ये कदम ना उठाना पड़ता, मगर लगता है वो इस घर से 1 इंच हिलने को तैयार नहीं है। अपना मेयार इतना बढ़ा रखा है कि कम अज़ कम इस रुए ज़मीन पर तो ऐसा शहज़ादा नसीब हो नहीं सकता। मुझे तो लगता है उसकी नज़रें मकान पर हैं, या वो हमें इतना ज़िज कर देना चाहती है कि हम मैदान छोड़ भागें। और मैं ये भी कर गुज़रती अगर तनवीर नाकारा साबित ना होता तो। ताबी, कोई इंसान 100% अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं होता। अलमास जैसे लोगों को खुद का रद्द किए जाना भी गुस्से में मुब्तला कर देता है। तुमने कभी उसके अंदर उतर कर उसकी आज़ार जांचने की कोशिश की? उसके करीब होकर? इस बार वो सचमुच चिढ़ उठी। वो भला क्यों उसकी जूतियाँ सीधी करे। सच तो ये था कि कोई ताल्लुक़ बना ही ना था। मेरी अपनी भी कोई ज़िंदगी है आदि, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है हर किसी के आगे पीछे फिरकर उसकी तेवरी सीधी करने की कोशिश में लगी रहूं। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कोई इज़्ज़त है। तभी वक्त कैसा भी हो बदलता ज़रूर है। तब तक मैं पागल ज़रूर हो जाऊंगी या फिर खुदकुशी कर लूँगी। वो कुछ देर लब भेंचते कुछ सोचता रहा, फिर कहा, चलो इस तकरार का इतना तो नतीजा निकला कि तुम्हें कम अज़ कम तनवीर से कोई शिकायत नहीं है, और यही सबसे अहम नुक्ता है। उसकी खामोशी ही उसकी कमज़ोरी है जो उसकी बेकारी के सबब है। आदिल, अलमास की ज़बान अगर तालू से चिपक कर रह जाए तो भी किसी के टुकड़ों पर पलने का एहसास
कम जानलेवा नहीं। अच्छी जॉब तो तनवीर को मिलनी है, ना मिलेगी। तुम जॉब को गोली मारो, किसी कारोबार के लिए कर्जा भी लिया जा सकता है। मैं हूँ ना। खुदा के वास्ते आदि, मैं वैसे ही तुम्हारी बहुत देर बार हूँ। अब तनवीर को बैसाखी पकड़कर चलना मत सिखाओ। अगर तुमने जॉब का फ़ैसला किया है तो मैदान छोड़ने की क्या तुक बनती है? जब कमा के भी मुझे ही खिलाना है तो उसके नाम का लेबल भी क्यों चिपका के रखूं? मेरी बच्चियां क्यों महरूमी की ज़िंदगी गुजारें, जबकि मैं उन्हें अच्छी ज़िंदगी दे सकती हूँ। बीए किया है मैंने, मुझे पता है तुम दे सकती हो। मगर तुमसे ये किसने कहा कि पैसा हर महरूमी का अजाला बन सकता है? ये पहली बार था कि ताबी ने किसी मामले में इतनी देर हुज्जत की हो। जिनके बाप नहीं रहते वो भी तो ज़िंदा रहते ही हैं। उसकी आवाज़ भीगने लगी। अगर अम्मी को मेरा यहाँ रहना गवारा नहीं है तो मैं उन्हें लेकर कहीं और चली जाऊँगी। अच्छा, वो मुस्कुराया। मसलन कहाँ? वो लाजवाब हुई तो लब भेंच कर रह गई। कुछ देर बाद कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैंने तो सिर्फ ठिकाना पूछा है। कहीं भी। अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है। हाँ, मगर अल्लाह ने कुछ हदूद भी तो बनाई हैं औरत के लिए। वो बेसहारा हो जाए तो कहीं ठिकाना नहीं मिलता। दुनिया मजबूर औरत की ज़रूरत को कैश करती है। तुम कहाँ तक बचोगी? औरत लोहे की भी हो, रहती तो औरत ही है ना। ताबिंदा, जहाँ कई ज़िंदगियाँ तुम्हारे साथ जुड़ी हों वहाँ ज़िंदगी के फ़ैसले अज़ खुद नहीं किए जाते। तुम्हारे एक फ़ैसले से क्या कुछ बिगड़ेगा? कुछ अंदाज़ा है तुम्हें? मुझे तुम्हारी किसी भी खूबी से इनकार नहीं है, मगर किसी भी फ़ैसले से पहले मिडिल क्लास के कुछ उन घरों पर नज़र ज़रूर दौड़ा लेना जहाँ ब्याही बेटियाँ किसी भी वजह से उजड़ कर आ बैठती हैं। हर जगह नहीं तो अक्सर व बेशतर तुम्हें एक नफसा नफसी ज़रूर नज़र आएगी। परवरदिगार ने मर्द औरत के ज़िम्मे मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ रखी हैं। औरत को सिनफ़े नाजुक बनाया, इसी हवाले से उसे फ़राइज़ बख्शे हैं। ये औरत जब किसी भी वजह से दोहरी ज़िम्मेदारी का बोझ उठाती है तो थक कर टूट फूट का शिकार हो जाती है। मर्द की बेकारी और औरत की बर्बादी अमूमन फ्रस्ट्रेशन बन जाती है। यह फ्रस्ट्रेशन मनफी रुख पर चल पड़ती है तो आसपास के लोग ज़ेरे अताब ज़रूर आते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन ऐसा भी होता है। क्या तुम खुद को किसी रिस्क पर रखना चाहोगी? ताबिंदा की आंखें फैल कर सुकड़ी थीं, जैसे पल के 1000वें हिस्से में किसी सिसकते आज़ार ने सर उठाया। उसका एक एक लफ्ज़ जैसे ताबिंदा के अंदर उतरता जा रहा था। बात तलख सही मगर सच है कि तन्हा औरत का दुगना बोझ उठाना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर होता है। वो हारती नहीं तो थक ज़रूर जाती है और ये थकन टूट फूट का बाइस बनती है। मैं तुम्हें इसी टूट फूट से बचाना चाहता हूँ। आदि की बात रास्ती थी, लम्हे के 1000वें हिस्से में जैसे उसे कहीं दूर ले गई थी। ये कोई खलिश न थी, बस एक अनकहा बोझ जो जाने कब से उसके दिल को मुट्ठी में लिए हुए था। होता है ना, बाज़ चीज़ें इंसान के अंदर पलती पनपती हैं, सांसों के साथ साथ चलती हैं, मगर वो इनके वजूद से भी बेखबर रहता है। ये भी एक ऐसा ही आज़ार था। अर्शिया सो चुकी थी। आदिल ने चलते हुए खट से बटन बंद कर दिया था। अंधेरा हो गया और जैसे माजी जाग गया। जाने कितने सालों की बात थी। अब्बा की वफ़ात होने के बाद अम्मा अकेली रह गई थी। फिर घर भर की दोहरी जिम्मेदारी अम्मी के ही कांधों पर आ पड़ी। मगर दुनिया को एक टारगेट नसीब हो गया था। तन्हा जवान खुश शक्ल औरत। हर कोई बहती गंगा में हाथ धोने पर तुल गया था। पड़ोस के अंकल जमील अक्सर बहानों से अपनी छत से उनके घर झांकते। अम्मी खातिर में न लाती मगर खाइफ ज़रूर रहती। फिर एक रोज़ वो घर के दरवाजे पर चले आए। कोई खिदमत मेरे लायक हो तो बताइएगा। अम्मी उनकी ताक झांक से बरगुश्ता थी मगर नरमी ही में आफियत थी। आप बस अपनी फ़िक्र रखिए, हमारी फ़िक्र छोड़ दीजिए। फ़िक्र क्यों ना करें, दोनों घरों की दीवार मिली है, पड़ोस का बड़ा हक होता है। उनका लहजा मायनी खेज था। वो ज़ब्त का कड़वा घूंट पीकर भी बोल उठीं। आप चाहते क्या हैं? बस इतना कि आप हमारा ख्याल रखें, हम आपका रखेंगे। वो मूंछें मरोड़ने लगे। उसे याद था, अम्मी का चेहरा शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख पड़ गया। उन्होंने धाड़ से दरवाज़ा बंद किया था, मगर फिर उधर से खटाखट पत्थर आने लगे। अम्मी लरसती कांपती मगर बहरहाल 4 बच्चों की माँ थीं। सोचती कि ताली एक हाथ से नहीं बज सकती।
आखिरकार उनके हौसले पस्त हो ही जाएंगे, मगर मामला इनके बरक्स ठहरा। वो झुलसती गर्मियों के दिन थे। रात में लाइट जाती तो अम्मी चारपाइयाँ सहन में डालकर वहीं बच्चों को खाना खिलाती, चार्जिंग लैंप जलाकर स्कूल का काम मुकम्मल करवाती। बच्चे सो जाते तो बाद में उन्हें उठाकर अंदर ले जाती। उस दिन भी यही हुआ था जब वो सब सहन में अपने खटोलों पर सो रहे थे। जाने कितना वक्त गुजरा था। अब तो बस इतना याद था कि अम्मी ने कपकपाती आवाज़ में उनको जगाया था, बारिश हो रही है, जल्दी अंदर चलो। वो सर से पैर तक लर्ज रही थी। तेज़ी से सबको अंदर ले जाकर कुंडी ताले ठोंक दिए। सुबह पता चला कि अंकल जमील उनके घर कूद गए थे, मगर अम्मी ने एक लफ्ज़ भी किसी से ना कहा। कीचड़ में पत्थर फेंको तो छींटे खुद ही पर आती हैं। बस उन्होंने खुद को महदूद कर लिया था। फिर सड़ी गर्मी में भी अम्मी कुंडी ताले लगा कर रखती, बच्चों को मुर्गी की तरह परों में समेट कर रखती। उन्होंने गली मोहल्ले में बच्चों का खेलना तक बंद कर दिया था। बस स्कूल, ट्यूशन और घर। खुद भी तकरीबन कता ताल्लुक़ कर लिया। और लोग कहते कि पैसे की गर्मी उनके दिमाग को चढ़ गई है, मगर उन्होंने कानों में रुई ठोंस ली थी। घर के कामों का बहाना बना देती। वो बच्चों को स्कूल लेने जाती तो वापसी में सौदा लेती आती। स्कूल्स, बैंक बिल्स, राशन की लंबी कितारें, ये वो इन दोहरी जिम्मेदारियों के बोझ से जैसे वो सर तापा थकन में डूब गई थी। इस थकन ने उन्हें तोड़ डाला था। तबिंदा ने एक तकलीफ़ दे बचपन गुजारा तो अम्मी के मिजाज की गर्मी की बदौलत। वो किचन में खड़ी हो जाती तो या वो आसमान को छूता, पास पड़ी तीली उठाने के लिए भी पुरजलाल आवाज़ तबिंदा को पड़ती। वो लरजती, कांपती दूर से दौड़ के आती। कहाँ मर गई थी? इतनी देर से बुला रही हूँ, जब तक मैं काम कर रही हूँ यहीं खड़ी रह। वो किचन की दीवार से लगी धूप में खड़ी रहती। बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, इसलिए ज़्यादा ज़ेरे अताबा थी। उनका चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बदमिजाजी वो पत्ते की तरह लरजती रहती। सुबह आँख खुलते ही अम्मी का धाड़ना शुरू हो जाता। शहजादी उठ जा, तेरे बाप की नौकर नहीं लगी हूँ। छोटी सी उम्र में अम्मी ने उस पर ढेरों दफात लगा रखी थी। वो अलग सुबह जाग कर अपने साथ बहन भाइयों के भी कपड़े प्रेस करती। औलाद के लिए नरमी या छूट का लफ्ज़ उनकी लुगत में न था। आज भी वो उस वक्त को याद करके लरसती थी। अम्मी के अंदर जैसे आग भड़कती थी। दोहरी जिम्मेदारी का बार, तन्हाई, जज्बाती नाआसूदगी और दुनिया मानो कोई खंजर थमा दे तो किसी एक को घोंप दे। एक बार उन्होंने तबरेज़ का सर दीवार में टकरा टकरा कर मारा। तू मर जाए तो अच्छा है, मैं अकेली जान क्या क्या करूं। तबरेज़ को बुखार था। उसका दिल आठ आठ आंसू रोता रहा। वो यूं ही बच्चों को कोसती नजर आती। पूरे 4 हैं, गिनती के 4, एक आध कम भी नहीं होता। उस वक्त वो यही समझती कि माँ को इन सब से नफ़रत है। वो अब्बा को याद करती जो कितना प्यार करते थे। उनके लिए कीमती सामान, खिलौने, चॉकलेट्स लाते। मोहल्ले में अब्बा की धाक थी, मगर अब उनका दफा कौन करता। अम्मा कहती, अब तुम्हारा बाप सर पर नहीं बैठा है। गली में खेलोगे, किसी से मिलोगे तो शिकायतें आएंगी। अम्मी ने उसे दोपहर की शिफ्ट में दाखिल करवाया था। वो सुबह का सारा काम करके 12 बजे सिधारती, शाम को लौटकर यूनिफॉर्म उतारते ही घर के धंधों में लग जाती। मगर उन्हें अपना गुबार निकालने का मौका मिल ही जाता। बस ना चलता उसके मुंह में जाता निवाला तक छीन लें। बीमारी उनके नज़दीक झूठ और ढोंग सी और पढ़ाई बहाना। तुझे नहीं पता अभी कितने काम पड़े हैं, तू बैग खोल कर बैठ गई। अक्सर वो हाथ में पकड़ी चीज़ उसको खींच मारती। वो चटनी मसाला पीसती तो हाथों में आग लग जाती, मगर परवाह किसे थी। उज़र देकर भी काम करना ही पड़ता। अम्मी को चूं भी मंजूर ना होती थी और फरमाइश लाडो नखरों के तो वो चारों मायने ही भूल गए थे। उनका पकाया बच्चों के मुंह को ना लगता तो भी परवाह किसे थी। खाना है तो खाओ, वरना भूखे सो जाओ। कई बार तो सचमुच कोई ना कोई भूखा ही सो जाता। अम्मी हर मामले में मनमानी और हठधर्मी की आदी हो गई थी। शायद इसी को औरत ज़ात की तरियाहट कहते हैं, मगर ये तरियाहट बेसबब नहीं होती। घर के अकबी हिस्से में अब्बा के हाथ से लगाया एक छोटा सा बाग था। आम, पपीते और अमरूद के दरख्त घर से मुत्तसिल सड़क से नजर आते। एक रोज़ एक मुनासिब कदोकामत का भूरी आंखों वाला गोरा चिट्टा आदमी दरवाजे पर चला आया। सलाम बीबी साहब। सिंधी टोपी लगाए, अजरक की बुक्कल मारे,
इज्ज़ो इनकसार का पैकर वो सांवल था जो हाथ जोड़े दरख्वास्त गुजार था। इस बाग का फल हमको बेच दो बीबी साहब, हम इस बाग की गोडी करेगा, पानी देगा, जब फसल तैयार होगी तो मंडी बेच कर आएगा, आधा मुनाफा आप रखना। अम्मी को भला और क्या दरकार था, उजड़ा बाग बैठे बिठाए आमदनी देने जा रहा था। अब्बा के बाद इस बाग का कोई पुरसान हाल न था। सांवल ने अपनी मेहनत से बाग में जान डाल दी थी। इस बाग की देखभाल में वो सुबह से शाम तक मसरूफ़ रहता। कभी थक कर हाँफता तो किसी दरख्त से लग कर बैठ जाता। अम्मी उसे ठंडा पानी, कभी शरबत घोल कर भेज देती। कभी देर सवेर हो जाती तो बुला के खाने की ट्रे पकड़ा देती। एक रोज़ वो अम्मी के सामने हाथ बांधे खड़ा था। एक बात बोलूं बीबी साहब, आपके हाथ में बड़ा जायका है, मुझसे 2 वक्त की रोटी के सदके 1000 काम करवा लो, बस खाने पीने का आसरा कर दो। अम्मी मुस्कुरा दी। वो फितरतन नेक तबा थी। बेचारा सांवल परदेस में बेघर था। वो उसे अंदर बुला के खाना खिलाने लगी। बच्चों को स्कूल से ले आता, किसी न किसी बच्चे को कंधे पर लाद कर सौदा सुल्फ ला देता। कभी कोई बीमार पड़ता तो डॉक्टर के पास ले जाता, मानो एक खामोश मुआहिदा। अम्मी अब खाना पकाती तो सांवल की पसंद नापसंद का ख्याल रखती। वो अम्मी के हाथ के जायके की तारीफ़ करता। फिर बात हाथ के जायके से हाथ की तारीफ़ पर आ गई। तबिंदा का ख्याल था अम्मी उसे जूते मारकर निकाल देंगी, मगर अम्मी अब खुश रहने लगी थी। वो सांवल का इंतज़ार करती, उसके पसंदीदा खाने पकाती और सजती संवरती, मानो एक झूठी सी बेईमानी जिसमें कोई खोट ना था, बस तसल्ली थी, सहारा या शायद आसूदगी। वो खिल उठती जब वो अम्मी को सराहता या ये कहता कि वो शख्स बहुत खुश नसीब था, आप जिसका नसीब थी। शायद वो इसी सताइश के लिए ख़ुद का ख्याल रखने लगी थी। इस बार वो दुनिया से भी बेपरवाह हो गई थी। सांवल किसी काम से गांव गया तो कई सौगातें लाया, सत्तू, धनिया का तेल, अचार और साथ में अम्मी के लिए सिंधी कढ़ाई से सजी चादर। फिर वो अम्मी से अब्बा जैसी फरमाइशें करने लगा, ये रंग पहनो, ये ना करो, वो करो। अम्मी भी हर छोटी बड़ी बात उससे करने लगी। कल हम शादी में गए थे, मैंने नीली साड़ी बांधी। ओह, नीला रंग तो तुम पर बहुत सजता है। वो अम्मी को उस बेतकल्लुफ़ी से पुकारता तो ये हौसला उन्हीं का बख्शा हुआ था। हाँ, सब यही कह रहे थे, मगर मैंने तो नहीं देखा था ना। फिर अगले रोज़ अम्मी ने उसे नीली साड़ी बांध कर दिखाई। बच्चों के स्कूल से शिकायतें आने लगी थीं। अम्मी की तवज्जो अब घर और बच्चों से हट रही थी, मगर सांवल ने उनकी थकन बांट ली थी। वो मुतमईन हो गई थी और शायद आसूदा भी। जाने कितने दिन गुजरे, फिर सांवल के घर से बुलावा आया। उसकी शादी हो रही थी। सांवल हिसाब किताब करके चला गया, फिर ना लौटा। जाने अम्मी ने उसे याद किया ना किया, कब कब और कहाँ कहाँ उसकी कमी महसूस की या नहीं की, मगर दिनों में जैसे सब कुछ बदल गया। शायद पहले जैसा हो गया या फिर पहले से भी बेहतर। क्यों, कैसे और पता नहीं। वो मिनटों में जैसे सालों पीछे की सैर कर आई थी। आदिल का फरमान बजा था, बार, थकन, टूट फूट, ये लफ्ज़ उसके लिए नए न थे। वो खुद उनका अजाब अपनी जान पर झेल चुकी थी। दोहरी जिम्मेदारियों का बार उठाने में औरत थक कर टूट फूट जाती है। उसकी अपनी ज़ात ख़त्म हो जाती है, अंदर खला रह जाता है तो महरूमी औद कर आती है। ये नाआसूदगी, थकन उसे आतिश फिशा बना देती है। जो फटता है तो आसपास के लोग ज़ेरे अताब आते हैं। अलमास, अम्मी और वो खुद, एक ही कहानी के 3 रुख थे। अलमास की चीखम पुकार, अम्मी की बेईमानी, ताबिंदा का फ़ैसला। मुहर्रक एक ही था, महरूमी। उसे अलमास नहीं बनना था और किसी बेईमानी का तो वो तसव्वुर भी ना कर सकती थी। उसे लौटना था, सब्र शुक्र के साथ, अच्छे वक्त का इंतज़ार ही नहीं करना था। अलमास के अंदर उतरकर उसकी महरूमियों को भी टटोलना था। मुमकिन है समझौते की कोई राह निकल आए। ये उसका फ़ैसला था। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें।
شکریہ.